अब मान लीजिए आप चार्ज फ्रेम करते हैं एंड देयर इज सम एरर इन फ्रेमिंग चार्ज। भाई इतनी सारी बातें लिखनी है, इतनी सारी चीज़ें करनी है, कुछ एक आध चीज़ जो है हो सकता है छूट आपसे जाए। आपने मैनर नहीं बता पाया, आपने पीपीटीटी में से कुछ छोड़ दिया, आपने जो 7 बातें वहाँ पर लिखी थी उनमें से किसी चीज़ को छोड़ दिया। तो देयर इज एरर इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो उसका प्रभाव क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरर ऑफ चार्ज? तो बड़ा आसान है, लॉ कहता है देयर कैन बी 2 एरर्स, आइदर देयर इज मटेरियल एरर एंड देयर इज इममटेरियल एरर। क्या एरर हो सकती है? 2 एरर हो सकती है, या तो मटेरियल एरर हो, एक इममटेरियल एरर। इममटेरियल एरर से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो मटेरियल एरर होगा, कैसा एरर होगा? मटेरियल एरर, उसका प्रभाव होगा। इट विल हैव इफेक्ट। भाई मटेरियल एरर कौन सा होता है? तो ऐसा मटेरियल एरर जिससे अक्यूज्ड मिसलीड हो गया, वो अपने डिफेंस को प्रॉपरली नहीं कर पाया और इससे फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया। इसको हम बोलते हैं क्या? मटेरियल एरर। ठीक है, एंड दे आर मटेरियल एरर। तो इसका जो है प्रभाव आपका पूरे फाइंडिंग्स पर, पूरे केस पर पड़ता है, और हो सकता है पूरी प्रोसीडिंग जो है वो विशिएट हो जाए मटेरियल एरर के केस में। इममटेरियल एरर का जो है कोई प्रभाव ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एरर के लिए आपका है सेक्शन 238। देखिएगा जरा एक बार। नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और पर्टिकुलर required to be stated in charge, and no omission to state the offender or those particular shall be regarded at any stage of the case as material। उनको मटेरियल नहीं माना जाएगा unless, कब तक मटेरियल नहीं माना जाएगा? unless the accused was in fact misled by such error, omission और इट एंड साथ ही साथ इट हैज ओकेजन्ड फेलियर ऑफ जस्टिस। मटेरियल कब माना जाएगा? जब ऐसा हुआ है। कब माना जाएगा? जब उससे मिसलीड हुआ है, उस एरर और उस ओमिशन से मिसलीड हुआ है वो अक्यूज्ड, और उससे फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज हो गया है, तब जो है एरर को जो है मटेरियल माना जाता है। अदरवाइज इट इज इममटेरियल, और उसका इममटेरियल एरर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके लिए देखिए आप साथ साथ क्या कर सकते हैं, सेक्शन 510 को भी देख सकते हैं। सेक्शन 510 को भी देख सकते हैं। देखिएगा जरा, मैं 510 पर आपको एक बार लेकर के चलता हूं। दिख रहा है आपको? इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम or absence of or error in charge. No finding, sentence or order of a competent jurisdiction shall be deemed to be invalid. नहीं माना जाएगा। No, not shall be deemed to be invalid. Merely on the ground that no charge was framed, ground of any error, omission or irregularity in charge, including any misjoinder or charges, इंक्लूडिंग एनी मिसजॉइंडर ऑफ चार्जेस, अनलेस, जब तक कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। बोल रहे हैं आपने कोई इरेगुलरिटी कर दी, कोई ओमिशन कर दिया, या चार्ज भी फ्रेम नहीं किया, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है जब तक कि अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील confirmation of revision, a failure of justice has in fact been occasioned thereby। जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस जो है कॉज ना हुआ, और अगर फेलियर ऑफ जस्टिस जो है वो कॉज हो जाता है
तो फिर कोर्ट क्या कर सकता है, बताओ जरा, कोर्ट क्या करेगा? बोलेगा इन केस ऑफ ओमिशन टू फ्रेम चार्ज, अगर चार्ज फ्रेम जो है नहीं किया गया था और डिसीजन आ चुका है, ऑर्डर कर सकता है कि चार्ज को फ्रेम किया जाए और ट्रायल को जो है रिकमेंस किया जाए। किस पॉइंट से? तुरंत चार्ज फ्रेमिंग के बाद की स्टेज से स्टार्ट किया जाए। और अगर कोई एरर है, इन केस ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन चार्ज, तो यह भी डायरेक्ट कर सकता है कि एक नया ही ट्रायल किया जाए अपॉन अ चार्ज फ्रेम्ड इन वॉट एवर मैनर इट थिंग्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच दैट नो वैलिड चार्ज कुड बी प्रेफर्ड, और अगर कोर्ट को लगता है कि भाई कोई वैलिड चार्ज हो ही नहीं सकता है अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट्स प्रूव, इट शैल क्वाश द कन्विक्शन, वो कन्विक्शन को भी क्वाश कर सकते हैं। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी अपीलेट कोर्ट की या रिवीजनल कोर्ट, क्योंकि फाइंडिंग तो आ गई, एरर हुआ था, ओमिशन हुआ था, इरेगुलरिटी कमिट हुई थी चार्ज फ्रेमिंग में, और उसके बाद आपने जजमेंट दे दिया। अच्छा, जजमेंट के पहले क्या आप कुछ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके लिए हम 237, 238 को देखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किस पोजीशन की, कि आपने कमीशन हो गया आपसे, देयर इज इरेगुलरिटी, देयर इज ओमिशन, देयर इज एरर इन फ्रेमिंग चार्जेस, और उसके बाद जजमेंट आ जाता है, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी इरेगुलरिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो, जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो, मटेरियल एरर ना हो। मटेरियल कब होती है वो हम जान चुके हैं 236 में, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है मटेरियल एरर का मतलब। और अगर ऐसा हो गया है, जजमेंट आ चुका है, तो कोर्ट जो है ये दो चीज़ों में से कुछ भी कर सकता है, या तो बोलेगा कि भैया नया ट्रायल ही करो, जो चार्जेस हम बना रहे हैं उस पर नया ट्रायल हो, या फिर जहां पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, देयर इज ओमिशन टू फ्रेम चार्ज, एक चार्ज फ्रेम किया जाना चाहिए, वो आपने नहीं फ्रेम किया, तो बोले कि इस चार्ज को फ्रेम किया जाए, और चार्ज फ्रेम करने के बाद उस पॉइंट से ही स्टार्ट किया जाए जिस पॉइंट से जो है चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज थी, उस स्टेज के बाद से आप ये जो है ट्रायल को स्टार्ट करें, या नए ट्रायल को ही स्टार्ट करने का भी ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। जहाँ पे एरर कमिट हुआ है, जहाँ पे ओमिशन हुआ है, इरेगुलरिटी हुई है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? बताओ जरा। 510 में कही हुई बात आपके समझ में आई है ना? आ गई हुई है। बोलो बोलो। भाई चार्ज का उद्देश्य क्या है, मैंने क्या बताया आपको? अब भाई वहां पे आपने लिख दिया कि यू हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, जबकि आपको चार्ज लगाना चाहिए था यू हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ ए। अब वो अपने आप को डिफेंड करता रहा कि मैंने बी को नहीं मारा है, जबकि उसको डिफेंड किसके लिए करना चाहिए था? ए के लिए। तो मिसलीड हुआ या नहीं हुआ? और इससे फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज होगा कि नहीं होगा? अब आपने फ्रेम तो करा ए के लिए और आपको करना था बी के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको फ्रेम करना था ए के लिए, आपने किया बी के लिए, और अक्यूज के डिफेंस को देख करके ये लगता है कि वो हमेशा बी को ही समझ करके ट्रायल करता रहा है प्रोसिक्यूट, और उसको ये नहीं देखा उसने कि ए के लिए चार्ज फ्रेम हुआ है। उसको यही लग रहा था कि हाँ बी के लिए ही चार्ज फ्रेम हुआ है और बी के लिए ही वो डिफेंस करते रहा। तो उसके डिफेंस से क्या समझ में आ रहा है कि उसने प्रॉपरली अपना डिफेंस किया है, वो मिसलीड नहीं हुआ, आपके एरर से मिसलीड नहीं हुआ। ही हैज कंडक्टेड हिज प्रॉपर डिफेंस, और प्रॉपर डिफेंस किया है, तो फेलियर ऑफ जस्टिस बताओ कॉज हुआ है क्या? नहीं कॉज हुआ। देयर इज नो फेलियर ऑफ जस्टिस। तो ऐसे में वो एरर जो है वो इममटेरियल एरर है। आई बात? समझ नहीं आई? ठीक है, चलिएगा, इतनी सारी बातें आपने समझ ली हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए इस टॉपिक पे, क्योंकि आता है। फिर इसके बाद में हमने ये तो देख ही लिया कि भाई चार्ज में आपका एरर वगैरह है, और उसके बाद आपका फाइंडिंग आ जाता है, तो 510 बताता है उसका प्रभाव कुछ नहीं होता है अगर फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज नहीं हुआ है। और अगर कॉज हुआ है तो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट क्या करेगा, वो ऑप्शन भी हमने देख लिए।
तो इन सब के बारे में अभी लिख लेते हैं और फिर उस स्टेज पे आएंगे कि आपने एरर कर दिया, आपने ओमिशन कर दिया, क्या इसको अभी के अभी सुधार सकते हो बिना जजमेंट दिए, उस पर भी देखेंगे। ठीक है, लिखिएगा जरा। एरर विच इन फैक्ट, error which in fact mislead the accused and which occasioned the failure of justice, is material error. And it vitiates the trial. Vitiates the trial. ठीक है, आगे लिखिएगा। whereas immaterial error does not affect the trial. पैरा चेंज करके लिखिएगा, टू जज whether error is material or immaterial, the court has to see whether it has occasioned in the failure of justice or not. Whether it has occasioned in the failure of justice or not. Whether it has occasioned in the failure of justice or not. And for this court should take into consideration, court should take into consideration the manner in which accused has conducted his defense, and also the nature of his objection, ठीक है, लिख लिया आपने इतना? सारी बात समझे। आप क्या करेंगे कि भाई किस तरीके से डिफेंस कंडक्ट किया गया है, उसका ऑब्जेक्शन क्या रहा है, इस सब को देखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल जो बताया था अभी कि ए के मर्डर के लिए ट्रायल होना चाहिए था और बी के मर्डर का ट्रायल चल रहा है, और उसके डिफेंस से पता लग जाएगा कि वास्तविकता में वो क्या डिफेंस कर रहा था, उसका तरीका क्या था डिफेंस करने का, उसने क्या ऑब्जेक्शन लिया था, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन क्या था।
ठीक है, ये सारी बातें जो है पता लग सकता है। आगे लिखिएगा 10 वेयर the charge did not correctly set out thus where charge did not correctly set out the facts of the case but it was clear from the answers which accused gave that he understood exactly what was the case against him. भाई चार्ज सही से फ्रेम नहीं हुए, उसमें कुछ एरर था, लेकिन इसके बावजूद भी जो आंसर्स जो है अक्यूज दे रहा था, जो डिफेंस अक्यूज ले रहा था, उससे ये पता लग रहा है कि उसको बहुत भली भांति ये समझ में आ गया था किस ऑफेंस का चार्ज उसके अगेंस्ट लगा हुआ है। तो बताओ क्या इस एरर का, इस डिफेक्ट का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या ये मटेरियल एरर है? क्या यहाँ पर अक्यूज मिसलीड हुआ? नहीं हुआ। क्या इससे फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज होगा? नहीं हुआ। तो फिर ये मटेरियल एरर नहीं रहेगा, इट बिकम्स इमटेरियल एरर। और इमटेरियल एरर का तो कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, में लिखिएगा बट इट वॉज क्लियर फ्रॉम द आंसर्स विच अक्यूज्ड गेव दैट ही अंडरस्टूड एग्जैक्टली what was the case against him, तो भली बात ही समझ में आ गया था कि उसके अगेंस्ट केस क्या है। against him, then the defect in framing of charge does not prejudice the accused, मतलब does not harm the accused, does not prejudice the accused. Similarly, when accused does not make any objection to that effect at the earliest opportunity, does not make any objection to that effect at earliest opportunity, and no protest is either made in revisional or appellate court. भाई उस एरर के रिगार्डिंग ना आपने कोर्ट में कुछ बोला अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे, ना आपने रिविजनल कोर्ट में कुछ बोला, ना आपने अपीलेट कोर्ट में बोला। डज नॉट मेक एनी ऑब्जेक्शन टू दैट अफेक्ट at the earliest opportunity, does not make any objection to that effect at the earliest opportunity, and no protest is either made in revisional court or in appellate court, then it will be presumed that
it will be presumed that he knew perfectly well for what offenses he was charged with. For what offenses he was charged with. आगे लिखिएगा, in this regard section 510 BNSS section 510 510 BNS also says that no finding or sentence or order shall be considered invalid on the ground of any error omission or irregularity in framing of charges, irregularity in framing of charges, including misjoinder of charges. There are two things, misjoinder and non-joinder. ठीक है, misjoinder क्या होता है? भाई इन दो चार्जेस को ज्वाइन नहीं किया जाना चाहिए था. रूल्स बोलते हैं कि पर्टिकुलर वे में ही चार्जेस ज्वाइन किए जाते हैं. आपने उस रूल के अगेंस्ट चार्जेस को ज्वाइन कर दिया, उन रूल के अगेंस्ट चार्जेस को ज्वाइन कर दिया, इसको बोलते हैं मिसजॉइंडर. नॉन जॉइंडर बोला गया कि भाई इन दो चार्जेस को हमेशा ज्वाइन किया जाना चाहिए था, आपने ज्वाइन नहीं करवाया, तो इट इज नॉन जॉइंडर. ठीक है, ये पार्टी के रिगार्डिंग होता है. जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं सीपीसी में देखेंगे मिस जॉइंटर नॉन जॉइंटर, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हालांकि हम पढ़ेंगे, पार्ट ए पढ़ रहे हैं, भाग ए पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, फॉर्म ऑफ चार्जेस. इसके बाद हम भाग बी पर आएंगे जहाँ पर जॉइंडर ऑफ चार्जेस की बात होगी. ठीक है, तो मैंने बोला इंक्लूडिंग मिस जॉइंडर ऑफ चार्जेस. इफ द कोर्ट थिंक्स दैट no failure of justice has occasioned, if court thinks that no failure of justice has occasioned, if there is failure of justice, if there is failure of justice, the appellate or revisional court may in case of omission to frame charge, order the charge to be framed, and proceedings to be continued from the stage of framing of charge.
and in case of error, omission, irregularity, and in case of error, omission, irregularity, it may order new trial. It may order new trial. May order new trial. नीचे लिखिएगा, although if no charge is made out, it may set aside the conviction. Although if no charge is made out, it may set aside the conviction. It कौन? अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट को में बोला जा रहा है। ठीक है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बताइए ज़रा। भाई आपने चार्ज जो है फ्रेम कर दिया, वहाँ पे ओमिशन हो गया, इरेगुलरिटी हो गई और फाइंडिंग भी आ गई, ऑर्डर भी आ गया। अब इसके बेसिस पर अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट को क्या करना है, उसके बारे में 510 भी हमने पढ़ लिया कि भाई कोई प्रभाव नहीं है उसका, कुछ नहीं होगा जब तक कि वो मटेरियल एरर नहीं है। मटेरियल एरर होगा तो भाई हमने ये दो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, बट इट इज द स्टोरी आफ्टर द ऑर्डर और द फाइंडिंग। ऑर्डर और फाइंडिंग के बाद की कहानी है ये। अब मान लीजिए चार्ज फ्रेम हुए, आप ट्रायल पर पहुंचे और तभी आपको पता लग गया कि देयर इज सम एरर, देयर इज सम इरेगुलरिटी इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तब क्या करें? तो उसके लिए आपका 239 और 240 है, विच टॉक्स अबाउट हाउ टू करेक्ट दिस एरर, हाउ टू करेक्ट दिस एरर। ठीक है, जिसको अभी हमें देखना है। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप क्या करें, इलस्ट्रेशन ए और बी को एटलीस्ट, ए और बी को ना देखें तो मेरे समझ से आप ए और सी को देख लें। किसको देख लें? ए और सी को देख लें। और इलस्ट्रेशन ए और सी को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि दिस सेक्शन 238 operates in which domain and how does it operate and what is the effect of it। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। एक बार आप ए और सी को देख लीजिए, जल्दी से 2 मिनट का समय लीजिए और ए और सी को देख लीजिए। चलिए, कोई प्रॉब्लम आई आपको बताइए ज़रा। ए या सी को समझ रहे हैं। मैं हालांकि बी और सी कंपैरेटिव हैं, लेकिन मैं आपको ए और सी दो अलग अलग एग्जाम्पल बताना चाह रहा था कि ए और सी। कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आई?
कोई मेरे समस्या आप समस्या नहीं रहेगी, आपको सारी बातें समझ में आने में। आपने कोई भी बात, भाई जो 238 के पहले बातें लिखी हुई थी तो 237 को छोड़ दीजिए, वो तो कुछ नहीं लिख कहता है। 234, 35, 36 में जो तीनों बातें लिखी थी उसमें से किसी भी एक बात को आप छोड़ दीजिए, उनको मत लिखिए। उनको नहीं लिखा तो उसका असर क्या होगा? तो भाई हमें ये देखना है कि मिसलीड हुआ है एक्यूज या नहीं हुआ है। हुआ है तो वो मटेरियल एरर है, नहीं हुआ है तो मटेरियल एरर नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अब एरर को करेक्ट कैसे करते हैं? हाउ डू यू करेक्ट दिस एरर इज डेल्ट अंडर सेक्शन 239 एंड 240। तो 239 बोलता है कि भाई जो कोर्ट है वो जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले किसी भी समय, जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले किसी भी समय किसी भी चार्ज को ऑल्टर कर सकता है या ऐड कर सकता है। भाई जो चार्ज लगा है उसमें ऑल्टरेशन कर सकता है, नए चार्ज को ऐड कर सकता है। तो यही, ऐसी तो आप क्या करोगे? एरर को क्योर करोगे। ऐसे ही तो आप एरर को क्योर करोगे। और साथ ही साथ आपको एडिशनल पावर भी मिल रही है कि आपने चार्ज आज 2 लगाए थे, आपको लगता है अरे ये ऑफेंस और कमिट हुआ है, आप वो चार्ज भी ऐड कर सकते हो एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। अब देखो, जब भी नया चार्ज जोड़ा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे अल्टरेशन का, ऐसे एडिशन को रेड और एक्सप्लेन किया जाएगा अक्यूज्ड को। इट शैल बी रेड ओवर एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अब देखिए, आपने नया चार्ज जोड़ा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि नया चार्ज जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि इससे अक्यूज को कोई अपने डिफेंस करने में कोई प्रेजुडाइज कॉज हो, कोई हार्म कॉज हो। भाई आपने नया चार्ज ऐड किया है या चार्ज को ऑल्टर किया है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ कोई प्रेजुडाइज कॉज हो सकता है इससे अक्यूज को इन हिज डिफेंस, तो आप क्या करेंगे? आप उस एडेड चार्ज, उस अल्टर्ड चार्ज के लिए शुरुआत से प्रोसीडिंग जो है ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है भाई कोई प्रेजुडाइज कॉज होगा ही नहीं, तो आप एडेड और अल्टर्ड चार्ज को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ओरिजिनली ही उस चार्ज को पहले से जोड़ के रखा था। लेकिन अगर आपको लगता है इट विल प्रेजुडाइज द एक्यूज्ड, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप नए ट्रायल का ऑर्डर दे सकते हैं, और कभी कभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, ट्रायल को एडजॉर्न कर देंगे थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए ट्रायल को क्या कर देंगे? एडजॉर्न कर देंगे। और एडजॉर्न करने के बाद कुछ समय जो है डिफेंस करने के लिए अक्यूज्ड को मिल जाएगा, अपना डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए, और फिर जो है ट्रायल को रिकमेंस कर सकते हैं फ्रॉम दी सेम स्टेज। लेकिन जहां पर प्रेजुडाइज कॉज होता ही नहीं है, भाई आपको लगता है इट विल नॉट कॉज प्रेजुडाइज टू द एक्यूज्ड पर्सन, इन दैट केस आप चार्ज को, अल्टर्ड चार्ज को, एडेड चार्ज को ऐसे मान करके चलेंगे जैसे कि ऑलरेडी पहले से ही ये ऐड था, हमने कुछ नया ऐड नहीं किया है। आ रही है बात समझ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बहुत आसान सी बात है भाई, आप चार्ज को ऐड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, आपके पास में ये पावर दे दी। अब आपने ऐड कर दिया, अल्टर कर दिया, अब इससे मैं अक्यूज्ड हूं, मुझे नुकसान हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? या तो मुझे समय दे दीजिए आप, या ट्रायल को दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि भाई अब मैं डिफेंस अपने डिफेंस को कैसे लूंगा? ऐसे लूंगा जैसे कि इस चार्ज के लिए लिया होता। अब भाई आपने जो पहले चार्ज लगाया था उसके लिए मेरा डिफेंस अलग था, उसके लिए स्ट्रेटजी अलग थी। नाउ द चार्ज यू आर एडिंग इज अगेन causing prejudice to me. That is why a new trial should be conducted, or I must be given some extra time for preparation of my defense. ठीक है? And there might be the other case, the opposite case, in which there is no prejudice to me. तो ऐसे केस में आप ट्रायल को जारी रखिए,
इस तरीके से जैसे कि कोई एडिशन कोई अल्टरेशन हुआ ही नहीं, ये एडेड चार्ज ये अल्टर्ड चार्ज हमेशा से ओरिजिनल चार्ज के अंदर था। आ रही है आपको बात, समझ आ रही है जो बातें मैं आपको बता रहा हूं? ठीक है, अब आपने चार्ज अल्टर किया, ऐड किया, यू हैव अल्टर्ड द चार्ज, यू हैव एडेड द चार्ज। और ऐसे अल्टर्ड चार्ज के लिए, ऐसे एडेड चार्ज के लिए आपको सैंक्शन लगता है, परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। भाई आप पढ़ के आ रहे हो अभी 217, 215, 218 पढ़ के आ रहे हो ना, वहां पर नोटिस देना पड़ता है, सैंक्शन लगाना पड़ता है, सैंक्शन लेना पड़ता है, नोटिस, परमिशन लेनी पड़ती है। भाई किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सजा 2 साल से नीचे है, वहां पर आपको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लगेगी। पढ़ा हमने 217 में। तो जब तक ऐसी परमिशन नहीं मिलती है तब तक आप ट्रायल जो है ऐसा प्रोसीड नहीं कर सकते। तो पहले प्रायर परमिशन लीजिए, देन यू कैन प्रोसीड विद दिस थिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, लिखिएगा ज़रा पॉइंटर्स में लिख लीजिए इसको जल्दी से, लिखिएगा। फर्स्ट, एनी कोर्ट, एनी कोर्ट का मतलब ये है ट्रायल कोर्ट भी कर सकता है और अपीलेट कोर्ट भी कर सकता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। एनी कोर्ट का मतलब है ट्रायल कोर्ट एज वेल एज अपीलेट कोर्ट कैन अल्टर और एड एनी चार्ज at any time before delivering the judgment, या बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, जो भी आप बोल। बिफोर डिलीवरिंग द जजमेंट, बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, सच अल्टरेशन और एडिशन should be read and explained to the accused, should be read and explained to the accused। read and explained to the accused। Next, if such alteration or addition is not likely to prejudice, prejudice का मतलब समझते हो, harm, ठीक है, having some harmful effect, ठीक है, prejudice the accused, प्रेजुडाइस क्योंकि अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं, पूर्वाग्रह भी मतलब होता है प्रेजुडाइसिस, जो किसी के बारे में पहले से सोच रख वो भी प्रेजुडाइस में आता है। लेकिन यहाँ पर मतलब उसका है हैविंग सम हार्मफुल इफेक्ट, इज नॉट लाइकली टू प्रेजुडाइस, देन कोर्ट में प्रोसीड विथ ट्रायल, as if it is original charge, original charge। Next,
but if it is likely to prejudice, but if it is likely to prejudice the accused in his defense, the accused in his defense, prejudice the accused in his defense, then the court may either prejudice the accused in his defense, the court may either direct new trial or may adjourn the trial for necessary period. Adjourn the trial for necessary period. Next. If added or altered charge require sanction, then court will not proceed without prior sanction. ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसको लेकर के बताइए जरा। बिल्कुल, ऑल्टरेशन का मतलब सब कुछ है। आप किसी चार्ज को हटा भी सकते हैं, डिलीट कर सकते हो उस चार्ज को, और साथ ही साथ बदल भी सकते हैं, उसको नए चार्ज से सब्सटीट्यूट कर दें। हाउ विल यू डू इट, वाई विल यू डू इट? तो समझ में आता है, देयर इज सम एरर, या आपको नए चार्ज को ऐड करना था, आपने ओमिट कर दिया। आपको चार्ज ऐड करना चाहिए था, आपने ओमिट कर दिया, वो चीज़ समझ में आती है। व्हेन यू विल डू इट, कोर्ट जो है किसी भी समय कर सकता है। कैसे करेगा? या तो खुद के मोशन पे करेगा, खुद को लग जाए, कभी भी पता लग जाए कोर्ट को खुद, या कोई भी पार्टी एप्लीकेशन भी फाइल कर सकती है। एनी पार्टी मे मूव एन एप्लीकेशन under section 239 for the purpose of alteration or addition of charge. Any party, both the parties have this option. You getting my point or not? ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ऐड करने, अल्टर करने के लिए पार्टी दोनों के पास में ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन क्या अक्यूज चाहेगा कि भाई इससे बदल के उसमें पहुंच जाए, उससे बदल के? बहुत कम चांसेस यही रहेंगे कि प्रोसिक्यूशन जो है वो ऐसा करेगा एप्लीकेशन, भाई ये चार्ज को बढ़ा करके अब ये कर दो, अब इसको 122 में नहीं 118 में लेकर के जाएंगे हम, सडन ग्रेव प्रोवोकेशन वाली बात को हटा देंगे, अब हम केवल ग्रीवियस हर्ट को रखेंगे। ठीक है, हालांकि ये करना नहीं होता है, इतनी चीज़ के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये सारा कुछ इंक्लूडेड माना जाता है। अब नाउ यू हैव अल्टर्ड द चार्ज, यू हैव एडेड द न्यू चार्ज। क्या नहीं सुन पाए? बताओ, क्या नहीं सुना? कब से सुनाई नहीं दिया? अच्छा, ग्रेव प्रोवोकेशन वाला, कि भाई अब आप, यही तो मैं बता रहा हूँ, अल्टर कैसे कराओगे कि भाई ग्रेव प्रोवोकेशन रहता था। अगर आपको ध्यान हो तो पहले 335, 334 सेक्शंस थे, और यहाँ पे पनिशमेंट होता था 325 में, और 324 में ग्रीवियस हर्ट का पनिशमेंट हो रहा है।
ठीक है, तो ग्रेव प्रोवोकेशन में सजा कम है, यहाँ पर सजा ज़्यादा है, वहाँ सजा 4 साल की है, यहाँ सजा 7 साल की है। तो आप चाहते हो कि चार्ज ऐसा अल्टर हो जाए। तो वही बात मैंने बोली कि प्रोसिक्यूशन जनरली ऐसा मूव करता है। तो वो अब चीज़ हो गई है 122 और 118 वाली। कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बोली, लेकिन मैंने बोला कि उसके रिगार्डिंग जो है अभी हम बातें करेंगे आगे कि माइनर ऑफेंस इंक्लूड होता है, आपको अलग से माइनर ऑफेंस, आपने मेजर ऑफेंस को बना रखा है, साबित हुआ माइनर ऑफेंस का चार्ज भी फ्रेम नहीं करा था, फिर भी उसके लिए पनिशमेंट दे सकते हो। आपने मर्डर का चार्ज लगाया, बाद में कल्पेबल होमिसाइड साबित हो गया, कल्पेबल होमिसाइड के लिए सजा सुना सकते हो। ऐसा नहीं कि साहब कल्पेबल होमिसाइड का तो चार्ज ही नहीं लगाया था, अरे भाई वो उसमें शामिल था। आपने थेफ्ट का चार्ज लगाया, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट साबित हुआ, अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट के लिए पनिशमेंट दे दो, जरूरी नहीं कि उसके लिए चार्ज फ्रेम किया। ये बातें आगे हम पढ़ेंगे। नाउ यू हैव एडेड द चार्ज, यू हैव अल्टर्ड द चार्ज, तो देयर इज न्यू चार्ज, नया चार्ज जो है हमारे सामने आ गया है। अब भाई नया चार्ज आया है, तो इस नए चार्ज के रेफरेंस में आपको ऑलरेडी एग्जामिन्ड विटनेसेस को दोबारा से एग्जामिन करना पड़ेगा, उनको दोबारा से क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट हो सकती है, या हो सकता है आपको नया विटनेस भी बुलाना पड़े, यह भी हो सकता है कि आपको नया विटनेस बुलाना पड़े, तो आप ये सब करोगे। दैट इज ऑल व्हाट इज गिवन इन सेक्शन 240। और कोर्ट भाई देखेगा आपकी रिक्वेस्ट को, आप तो रिक्वेस्ट करोगे, यू मे मेक अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कोर्ट मे एक्सेप्ट ऑल द रिक्वेस्ट। भाई कुछ रिक्वेस्ट में देखेगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हो ये डिले कॉज करने के लिए कर रहे हो, इससे जो न्याय का उद्देश्य है वो सफर होगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो आपकी रिक्वेस्ट को कोर्ट डिनाई भी कर सकता है। आप तो कोर्ट को बोलोगे कि भाई एग्जामिन करने के लिए दोबारा से बुलाओ उनको, दोबारा से उनको समन करा जाए, लेकिन कोर्ट देखेगा कि क्या ऐसा जरूरी है या नहीं है। और अगर कोर्ट को लगता है कि इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सेशन, परेशान करने के लिए किया जा रहा है, डिले कॉज करने के लिए किया, जस्टिस को डिफीट करने के लिए किया जा रहा है, कोर्ट आपको परमिट नहीं करेगा। और कोर्ट चाहे तो और दूसरे विटनेसेस को भी अलाउ कर सकता है, बोल सकता है कि भाई इनको बुला लो, इनको करते हैं एग्जामिन। 311 मैंने बताया था कोर्ट विटनेस, ठीक है, मतलब 311 सीआरपीसी का था, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। यहाँ पर आपका 50, फिर उसके बाद में आपका मतलब कितने सेक्शंस बीच में आ गए 51 के साथ में, उसके में मेरे समझ से दो प्रोविजंस जो हैं आ गए हैं बीच में, तो 2 प्रोविजंस बीच में डाल करके आपका ये बात पहुंच जाती है 48 पे। तो 348 अभी नया जो है प्रोविज़न वो होगा मेरे समझ से, कोर्ट विटनेस का 348 ही होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं उसको, ताकि आपके लिए भी परेशान ना रहे। नए प्रोविज़न्स को दिमाग में बैठाना एक समस्या का काम तो है, क्योंकि वो पुराने प्रोविज़न्स जो हैं वो दिमाग में बिल्कुल छपे हुए हैं। हाँ 340 311 के रेस्पेक्टिव में 348 बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप पुराने प्रोविज़न सारे याद हैं और अभी नए वाले याद नहीं हो रहे, तो आप थोड़े थोड़े से बीच बीच में आप वो याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोविज़न जो है आपको बिल्कुल, कुछ प्रोविज़न्स जो है क्योंकि याद रह जाएंगे। जैसे कि आपका अभी हम बहुत बार डिस्कस कर गए कौन सा, आपका एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज 313, अब 313 351 बन गया, और 351 और 11 के बीच में, क्योंकि 11 और 13 के बीच में अब आप बोलोगे यार एक ही सेक्शन नहीं, तो 311A भी था, तो 311A जो है वो 349 हुआ है, और 312 हुआ है 350, और 313 हो गया है फिर आपका 351, इसलिए 348। तो ये बातें अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रहता है तो इजीली यू कैन रिमेंबर द थिंग्स। तो मैंने बताया कि आप रिकॉल करोगे विटनेसेस को, यहाँ पर कोर्ट भी देखेगा। कोर्ट ऐसा नहीं कि आप रिकॉल करना चाहो और कोर्ट ऑर्डर करता जाए रिकॉल कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
कोर्ट जो है चीज़ें देखेगा, और कोर्ट अपने एक्स्ट्रा विटनेसेस को भी कोर्ट बुला सकता है जो उसको मटेरियल लगते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए आप, 240 के बारे में लिखिए। इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन चार्ज इज एडेड or altered, when charge is added or altered, charge is added or altered, then both parties should be allowed, then both parties should be allowed to recall or resummon, to recall or resummon, or to re-examine any witnesses already examined, already examined. Re-examine any witnesses already examined with reference to such alteration or addition, with reference to such alteration or addition, with reference to such alteration or addition. आगे लिखिएगा, पैरा चेंज कर लीजिए ज़्यादा हो तो। बट इफ कोर्ट थिंक्स दैट it is for vexation or delay, vexation or delay, is for vexation or delay, or it will defeat justice, ends of justice ऐसा लिखना, it will defeat ends of justice, न्याय के उद्देश्यों की हार होगी, ends of justice, then court will not permit it, court will not permit it. फिर पैरा चेंज करना चाहें तो फिर एक बार पैरा चेंज कर लीजिए, फिर लिखिए कोर्ट में ऑल्सो परमिट कॉलिंग ऑफ फर्दर विटनेस, फर्दर विटनेस if the court thinks that it is material, if the court thinks that it is material. Court thinks that it is ठीक है। कोई इशू बताइए ज़रा, देयर एनी इशू दैट यू फाइंड हियर? कोई इशू नहीं ना, नहीं होगा मेरे समझ है क्या? कोई समस्या, कोई परेशानी जब आपको लग रही हो यहाँ पर, वैसे नहीं। चलिए ज़रा, अब हम प्रोसीड करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट ए जो है हमने फॉर्म ऑफ चार्जेस पढ़ लिया है। नाउ वी हैव बी, पार्ट बी, दैट इज जॉइंडर ऑफ चार्जेस। जॉइंडर ऑफ चार्जेस, चार्जेस को ज्वाइन करना। क्यों भाई, क्यों पढ़ना है कल, आज क्यों नहीं पढ़ना है? अभी कितना समय हुआ है, कितनी देर पढ़ा दिया है मैंने? 1 घंटे 42 मिनट। क्या इतना ज़्यादा है? बताएं स्वाति जी।
बताइए, नहीं कुछ रीज़न हो तो मैं समझूँ। आज क्या है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया तो है, इसमें कोई पूजा वूजा होती है क्या? चलिए ठीक है, तो फिर रहने देते हैं, कल करेंगे इसको। हाँ हाँ, बिल्कुल मन करेगा। बात करते हैं, 1 मिनट में लाइव स्ट्रीम एंड कर दूँ बस। ठीक है स्वाति, आप लीव कर सकती हैं।